नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जो है अंतर्कलह कहेंगे और राजनीतिक सरगर्मियां दोनों ही बढ़ी हुई हैं और लगातार एक के बाद एक नई बातें निकलकर राजस्थान की राजनीति से सभी के सामने आ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और शुरुआत भी राजस्थान की राजनीति से ही करेंगे क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खींचातान भी देखी जा रही है और लगातार एक के बाद एक बड़े नाम भी उसमें जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। हालांकि राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में हमने सीपी जोशी का भी नाम लिया है क्योंकि कल ये बहुत बड़ा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया जिसमें सीपी सिंह का नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं मैं बन पाता हूं, मैं राष्ट्रीय अगर अध्यक्ष पद पर जाता हूं तो फिर सीपी जोशी हो सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो अपने आप में कह सकते हैं कि अटकलों का बाजार गर्म है और इसके बीच में जो है एक और बड़ा नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है, वो नाम है प्रियंका गांधी का। तो अगर राहुल नहीं माने तो क्या प्रियंका को मनाने की होगी कोशिश? कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से। तुषार, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अशोक गहलोत जो है आज राहुल गांधी से मिलने भी जाएंगे। बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो तनातनी का माहौल सामने आ रहा है, एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ शशि थरूर, ये दो नाम ऐसे हैं जो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर एक सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अशोक गहलोत आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान वो अपने अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसका समय 6 बजे तकरीबन रखा गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि कल सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है और सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने ये स्पष्ट तौर पर संकेत भी दिए हैं अशोक गहलोत से जब उनकी चर्चा हो रही थी कि जो चुनाव होंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि बीते दिनों 7 राज्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित भी किया था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो जैसा तुषार ने बताया कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बात क्या हुई अशोक गहलोत की राहुल गांधी की, ये भी स्पष्ट हो जाएगा शाम को। और जिस तरीके से बात कह सकते हैं कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने कल मुलाकात की है। अशोक गहलोत जो है उनका एक प्रमुख और मुख्य तौर पर दावेदारी देखी जा सकती है और इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अशोक गहलोत जो है लगभग फाइनल ही कहे जा रहे हैं जिस तरीके से अभी राजनीतिक घटनाक्रम है और इसमें प्रियंका गांधी का नाम भी है जुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर राहुल गांधी नहीं माने तो क्या प्रियंका गांधी का नाम को लेकर जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, उन पे पूर्णतः मोहर लग पाएगी जिस तरह का अभी राजनीतिक परिवेश बनता हुआ दिख रहा है? नहीं शोभित जी, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। ये देखिए, राजनीति में ये चलता रहता है। आप पीछे पर्दे के पीछे जो खेल चलता है वो खेल कुछ और होता है, पर्दे के आगे जो दिखाया जाता है वो खेल कुछ और होता है। और बहुत सारी संभावनाओं के साथ साथ बहुत सारी रियलिटीज़ को भी चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ता है। तो एक तरह से गेंद उछाली अभी गई है कि प्रियंका गांधी बन सकती है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब मैं जैसे हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे जब तक इसका कुछ हमको सही अर्थ में पता नहीं चलता और उसके बाद भी जब तक कोई नया कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनता तब तक तो ये बात होना लाजमी है। और जैसे हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, देखिए गांधी परिवार को एक चीज़ अब समझ में आ गई है, वो ये है कि जितनी जल्दी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से गांधी परिवार का व्यक्ति का नाम जो है हटा दिया जाएगा, उतना जल्दी अब आने वाले दिनों में कांग्रेस को फायदा होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। अब तक जो है वो नुकसान हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाई और टारगेट करके एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग की एक गांधी नाम पर, और ये कह दिया कि कांग्रेस जो है ये कोई पार्टी नहीं बची, ये तो एक परिवार की एक पीढ़ी हो गई, एक संपत्ति हो गई, प्रॉपर्टी है, उसी की तरह इसका काम किया जाता है। और फिर कहा कि क्या देखिए 20 साल में कहाँ कोई चुनाव हुआ है या कहाँ ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो ये और इस चोट के कारण कांग्रेस को बहुत कुछ सहन करना पड़ा है पिछले 8-10 साल के जो राजनीति रही देश में, और वो उससे उभर नहीं पाई, और उभर तो नहीं पाई, टूटती रही। अब इससे बचना है तो उनको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिसके पीछे सरनेम गांधी नहीं लगती हो। साथ में उनको ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो शैडो हो, उनकी शैडो तरह से एक अथॉरिटी चलती रहे लेकिन नाम गांधी ना हो। तो वो प्रियंका गांधी का इसलिए अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना
मुझे लगता है कि कोई अभी संभव है। राहुल के बारे में तो अभी बिल्कुल अब सबके सामने आ गया है कि वो पोस्ट बैलेट से वोट करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री का एक बयान आया है, जो इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा है कि भाई वो तो पोस्ट बैलेट से, क्योंकि वो यात्रा में है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के साथ साथ वो चलते जाएंगे, वो चुनाव देने के लिए शायद नहीं आएंगे और अपना बैलेट जो है, वोट जो है, वो पोस्ट के जरिए वो भेज सकते हैं। तो एक ये बयान आ गया है। तो मतलब ये है कि राहुल गांधी तो अब नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। और शशि थरूर जो है, अभी हमको ये जो जानकारी है कि वो मधुसूदन मिस्त्री से जाके मिल के आए हैं, उनसे उन्होंने अपने पर्चे को लेकर जो है बात की है। तो थरूर जरूर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें भी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो यही आ रही है, पॉजिटिव है एक तरह से, कि भाई पार्टी के अंदर चुनाव है तो बिल्कुल लोग जो है, जो भी सोचते हैं कि मैं इस पार्टी की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, वो इस चुनाव में अपना पर्चा भरे, फिर जो मतदान होगा उस पर तय किया जाएगा। तो वो थरूर भी जो है इसमें जो अपनी बात जो है रख रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र संवाद में भी बात कर चुके हैं, अभी इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी मिल जाएगी। और उनको अगर मिल जाएगी तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि एक साए की तरह काम करें, अगर उनको और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सही अर्थ में कांग्रेस को खड़ा करना है तो अब वो सोनिया जी की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, राहुल जी की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, एक नई सोच के साथ पूरी कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो सबसे वरिष्ठ लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ वही करनी पड़े जो वो कहें, जो मनमोहन सिंह साहब को करना पड़ा था अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हो, उनका मान सम्मान बना के रखते हुए भी कुछ ऐसे काम और ऐसे निर्णय पार्टी के हित में ले सकते हैं अशोक गहलोत, जिससे पार्टी जो है फिर से पुनर्जीवित हो सके। जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जब अभी एक बयान का जिक्र किया कि ये मधुसूदन मिस्त्री का बयान आ गया कि पोस्ट बैलेट के लिए वो पोस्ट करेंगे अपने मतदान को, और उसके बाद में अशोक गहलोत जा रहे हैं मनाने के लिए, आज राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी होंगे और उनसे कुछ बिंदुओं को लेकर बात होगी। वो बिंदु जो है वो सीधी तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो फिर ये औपचारिकताएं क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे कह रहा हूँ, ये राजनीति है शोभित जी, यहाँ हर जेस्चर का एक मतलब निकलता है। वो इसलिए ये जेस्चर बहुत जरूरी है। औपचारिकता आप जिसे कह रहे हैं, ये औपचारिकता नहीं है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी में एक मैसेज जाता है, देश में भी जा रहा है, भाई मैं इस कुर्सी का लालची नहीं हूं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके प्रति वफादार भी हूं, क्योंकि मैं आपको मनाने के लिए आ रहा हूं, और मैं तो चाहता हूं कि आप ही संभालें, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संभालें। अब फिर भी अगर आपने मुझे बिठा दिया तो फिर कल मुझे ये मत कहिएगा कि अब आप वो कर रहे हैं जो हम नहीं कह रहे हैं, या आप मनमानी कर रहे हैं। भाई मैं तो चाहता ही नहीं था यहाँ पे बैठूं मैं। अब जब आप सबने मिलके मुझे बिठाया है तो भाई साहब मुझे फिर अपने हिसाब थोड़ा काम करने दीजिए। तो इसलिए ये जेस्चर बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है कि आप चाह रहे हैं तब मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ, और एक तरफ ये बयान आया था कि मैं एक साथ 3 पद संभाल लूंगा। हाँ, वो बयान इसलिए था, वो बयान था वो राजस्थान की कुर्सी को छोड़ने को लेकर, कि भाई अगर आप मुझे बिठाना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी देना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन पार्टी के लिए तो भाई साहब एक क्या, मैं 3 पद संभाल सकता हूँ। मतलब कि मैं राजस्थान का सीएम तो रहूंगा ही रहूंगा, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता हूँ, तो मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा सीएम वाली। तो ये जरूरी होती है, गोटी फेंकना जरूरी होता है, ताकि अपनी टर्म पे, क्योंकि अब वो कांग्रेस की मजबूरी बन चुके हैं अभी गहलोत, कि उससे बड़ा कोई नाम जो है इस पद के लिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए इनके पास नहीं है, जिस पर सर्वसहमति साधी जाए कांग्रेस में, विद इन कांग्रेस। तो अब उन्होंने साबित किया है उस पद के लिए वो बिल्कुल लायक है, तो इसलिए वो फिर अपना दाव भी तो खेलेंगे कि अगर मुझे वहां से हटाना है, और अगर एक पार्टी में अगर आवाज उठती है, खासतौर पे राजस्थान से, सचिन पायलट का बयान भी आया है कि एक आदमी 2 पद पे नहीं रह सकता है, तो भैया अगर मुझे फिर हटाना है तो फिर मैं जिसको कहूँ उसको रखना पड़ेगा, वरना मैं तो 2 पद संभाल सकता हूँ। मुझ में क्षमता भी है, मुझ में ऊर्जा भी है, मुझ में वो हर चीज़ हो जरूरी जो होती है वो मुझ में है। तो वो एक जरूरी होता है, ये जेस्चर भी जरूरी होता है, ताकि प्रेशर फिर जो है पार्टी पर बने।
और अगर इनको छोड़ना पड़े मुख्यमंत्री पद तो फिर जो जैसे हम कह चुके थे आगे हमारा अगले कार्यक्रम पिछले कार्यक्रम में कि फिर जो है जोशी साहब जो है उनका शायद दरवाज़ा किस्मत का खुलने की तैयारी में हो सकता है और फिर उनको अभी तो हाशिए में है, शायद अचानक उनके अगर स्थितियाँ बदलती हैं तो लाइमलाइट में फिर से आ सकते हैं। पर हर चीज़ होगी अशोक गहलोत की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। ये अभी से आप देख लो चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उन सब बयानों का मतलब ये निकलता है कि मैं बैठूंगा सही, बैठ सकता हूँ, जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन टर्म्स मेरी होगी। बात हम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। जिक्र हमने राहुल गांधी का किया, जिक्र हमने अशोक गहलोत का किया, जिक्र हमने शशि थरूर का किया और जिक्र अभी हमने प्रियंका गांधी का भी किया। लेकिन एक नाम कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है और वो नाम को लेकर कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही। भूपेश बघेल को क्यों नहीं पीछे उम्मीदवारी सौंपी जा सकती, क्योंकि वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। नहीं, भूपेश बघेल अगर सीनियोरिटी का मामला देख लो आप तो भूपेश बघेल फिर जो है नीचे के पायदान पे आते हैं। वो ऑब्वियसली उन्होंने एक मिरेकलियस एक जीत हासिल की पिछले चुनाव में जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई उन्होंने कांग्रेस की और चला भी रहे हैं और बहुत ऊंचा उनका कद जो है वो काफ़ी बढ़ गया है उस जीत के बाद। और जिस तरह से वो 4 साल से 3-4 साल से वो जो कर रहे हैं, 4 साल मतलब अगले साल तो 5 साल पूरे हो जाएंगे ना, 4 साल तो हो गए उनको वहाँ पे। पर वो उतने सीनियर नहीं है जितने अशोक गहलोत है या जितने कमलनाथ है या जितने दिग्विजय सिंह है ना। अभी तो कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जो उस सीनियरिटी के दायरे में आते हैं। बाकी G23 वालों को तो अब कोई मतलब बनता नहीं उनका, वो रहे न रहे उनको इतना कुछ ज़्यादा बड़ा पद या जिम्मा उनको मिलने वाला है नहीं। तो उन सब में अगर देखा जाए तो फिर अशोक गहलोत, क्योंकि उनकी स्वीकृति इन सबसे ज़्यादा है पार्टी में, इसलिए इनका नाम जो है। और बघेल बहुत उस मामले में सीनियरिटी के मामले में बहुत जूनियर है अभी, तो इनको सुपरसीड करके बघेल को नहीं दे सकते, इसलिए। अशोक गहलोत, आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से 2019 के चुनाव हुए थे और राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था उस चुनाव के हार के बाद में, क्या बड़ी चुनौतियां अगर उस कुर्सी पर वो आते हैं अशोक गहलोत तो सबसे बड़ी क्या चीजें होंगी जिन्हें वो दूर करेंगे और वो क्या चीजें होंगी आपकी नजर में कि जिन्हें वो एड ऑन करेंगे कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस के जो आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके जो सो कॉल्ड जिसको नेता कहते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा में, वो जमीन से कट चुके हैं, वो नहीं है। वो राहुल गांधी ने भी हजारों बार ऐसा बयान दे दिया गुजरात के प्रादेशिक नेतागिरी को लेकर, देश में भी अन्य राज्यों में कि भाई ये लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। ये अब उस तरह के विरोध पक्ष बन गए हैं देश में जो ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पे लाइव कर देते हैं, ठीक है, यूट्यूब में चैनल पे कुछ बोल देते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे ऐसी चालू है और फिर बातों को मुद्दा कोई जो है जहाँ पे उनको विरोध जाहिर करना है, घोषित अपना प्रकट करना है, वो कर देते हैं। लेकिन वो सड़क पे उतर के वो 42 डिग्रीज 45 डिग्रीज की गर्मी हो या बाढ़ का माहौल हो और जिस तरह से आपको अपने प्रदेश की जनता के बिल्कुल समर्थन में खड़ा होना चाहिए, उनके साथ रहकर वो काम कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंज मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के लिए होगा। अगर संगठनात्मक रूप से अगर क्या सुधार की बात जो आपने पूछा, तो वो बहुत बड़ी चैलेंज होगी उनके लिए कि इनको ग्राउंड पे लेके जाए, उनको कहें कि भैया आप रहो, बीच में रहो, लोगों के बीच में रहो, चाहे वो गर्मी का महीना चल रहा हो, सर्दी हो या बारिश हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप विपक्ष में है और आप लोगों के मुद्दों के साथ सड़क पर नहीं जुड़े हैं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता है विपक्ष में रहने का, सत्ता तो फिर आपको मिलनी ही नहीं है कभी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनको चैलेंज के तौर पर लेना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी चैलेंज उनके अगर वो बन जाते हैं तो वो बने या कोई भी बने, किसी के भी लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होगी कि अब 3 महीने के बाद गुजरात के चुनाव हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कभी भी घोषित हो सकते हैं, हिमाचल, फिर ये यूपी, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके भी चुनाव होने हैं। ये अगले साल में है, लेकिन है। अब इनके लिए टाइम इनके पास कितना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? तो अब उतनी जल्दी तो वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे कांग्रेस को। तो हो सकता है इन सब जगहों पर उनको जो है हार देखनी पड़े। छत्तीसगढ़ को लगता है शायद कि छत्तीसगढ़ बचा पाएंगे इस बार, लगता है शायद राजस्थान भी बचा पाएंगे, पर हिमाचल क्या फिर से बनाए सरकार बना पाएंगे? मुश्किल है। गुजरात में कुछ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है अभी।
तो वो एक हो सकता है कि आते ही जो है उनको हार का ठीकरा अपने सर पे फोड़ना पड़े। तो ये भी एक चैलेंज है, कोई नहीं चाहता। तो भाई मेरा क्या कसूर, मैं तो अभी भी आया हूँ, है ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अभी हाथ में कमान संभाली है भाई। पर क्योंकि उस समय वो अध्यक्ष होंगे, अगर वो होंगे तो उनको जिम्मा लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। और बाकी कार्यकर्ताओं में एक अभी भी जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है पार्टी के लिए। उनकी कार्यकर्ता में जुझारूपन दिखता है अभी भी, पर उस तो जो वो कार्यकर्ता जब नेता बन जाता है फिर वो उसको लगता है बस हो गया अब। तो फिर वो उसका जो जुनून होता है, वो जो जुस्सा होता है, वो फिर दिखता नहीं है। तो कार्यकर्ताओं में अच्छे कार्यकर्ताओं को इवॉल्व करना, उनको कैडर बेस ऊपर लेके आना और संगठन का विस्तार करना, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस का संगठनात्मक विस्तार का काम नहीं हो रहा है। जिस काम को भारतीय जनता पार्टी हर साल बड़ी गंभीरता से करती है, कांग्रेस में वो दिख नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा कि कांग्रेस के कार्यकरों का, प्राथमिक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, इनका व्याप बढ़ाने का समय भी जो है अब आ चुका है। उनको वो काम भी बहुत गंभीरता से हाथ में लेना पड़ेगा, वो भी एक चैलेंज रहेगी। मेरा अंतिम सवाल है सर कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार एक मुद्दे पर जागृत अवस्था में दिखी थी, फिर साइलेंट मोड में चली गई हैं। अभी फिलहाल जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसको लेकर बहुत मुखरता से उनका कोई रुझान अभी सामने नहीं आया। जब प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में थे तो राहुल गांधी साइलेंट मोड पे चले गए थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कैंपेन लेकर। तो ये आपस में उतार चढ़ाव की स्थिति, जब हम किसी भी पार्टी की योजना को लेकर धरातल पर उतरते हैं तो हमें चारों तरफ से मजबूती मिलनी चाहिए। फिर ये नेताओं का और कह सकते हैं पार्टी परिवारों के सदस्यों का ही चुप्पी साधना क्या कुछ बयां करता है? अब देखिए, राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू करनी थी तो प्रियंका गांधी का एक बयान जो वीडियो के बाइट के तौर पे एक आया था, ट्विटर पे डाला था उन्होंने कि यात्रा का महत्व समझाया था, यात्रा की ज़रूरत समझाई थी और सबको उससे जुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर उनका कुछ ज़्यादा कुछ उसमें सक्रिय नहीं दिख रही हैं। अब ये एक बड़ी एक कांग्रेस के लिए ये आपदा या विपदा वाली बात है, क्योंकि जब भी हम किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात करते हैं, वो जैसे मैं एक बार पहले कह चुका हूँ, वो कहते हैं कि भाई प्रियंका में ज़्यादा करिश्मा है, प्रियंका में ज़्यादा मैच्योरिटी है, प्रियंका में ज़्यादा मास अपील है, प्रियंका काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है। लेकिन सोनिया जी जो है वो पुत्रमोह में अंधी है और राहुल के आगे उनको कुछ दिखता नहीं है। और इसीलिए राहुल जब तक आगे किए जा सकते हैं तो वो राहुल को ही आगे करती हैं। तो ये एक है। पंजाब में भी आप देखिए, जब स्थिति हुई थी, कैप्टन साहब को जब जाने के लिए कहा गया और सिद्धू को जो खुला दौर दिया गया था, उसमें भी ये पारिवारिक अंतर्कलह जो गांधी परिवार का है वो उसमें बहुत बड़ा कारण उसमें वो बन चुका था। तो ये एक है। और अब कैसे वो सेटल करते हैं, अगर बाहर से कोई अध्यक्ष बनता है तो क्या फिर, क्योंकि अगर कोई अध्यक्ष बन गया तो उसके पास फिर वो अथॉरिटी है कि वो मोबिलाइज कर सकता है बड़े नेताओं को। वो फिर राहुल गांधी को भी मोबिलाइज कर सकता है कि भाई साहब आप यहाँ जाइए, यहाँ कुछ काम कीजिए। वो प्रियंका गांधी को भी बोल सकता है कि प्रियंका जी आप यहाँ जाइए, वहाँ कुछ काम कीजिए। ठीक है, वो सोनिया जी अध्यक्ष जो है किसी को भी बोल सकता है, उसके हाथ में पूरी अथॉरिटी है पूरी। और CWC के जितने वर्किंग मेंबर्स है उसका भी चुनाव होने वाला है, तो वो भी जो है फिर उनके साथ काम करेंगे। तो सही अर्थ में एक जो कब से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ इंजन है उसमें फिर जान आ सकती है। उसको अगर वो ठीक से चलना शुरू करे तो फिर ये संकोच या शर्म रखने के बजाय कि यार इनको कैसे बोल सकते हैं, भाई पार्टी के लिए जो पार्टी में जो भी है उसको पार्टी के लिए यथोचित जो भी कर सकते हैं उनको करना पड़ेगा। इस तरह से जब पूरी पार्टी को चलाना शुरू किया जाएगा तब जाके पार्टी जो है वो कोई मोशन पकड़ेगी, अदरवाइज मुश्किल है बहुत। देखिए, भाजपा में हर कोई जाता है। भाजपा में प्रधानमंत्री जो है चुनाव जीतने के बाद ये कहते हैं कि भाई मेरे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा मैंने किया, मैं तो सैनिक हूँ। ऐसा है नहीं, लेकिन कहा यह जाता है और दौड़ा भी जाता है, बोला भी जाता है, उसको जो भी कहा जाता है उसको पूरा किया जाता है। तो कोई भी पार्टी को अगर आगे बढ़ना है, इनको तो आगे बढ़ने से पहले अपने आप को फिर से एक बार ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि ये जब तक ये नहीं होगा तब तक कांग्रेस जो है वो अपने आप को फिर से रिवाइव नहीं कर पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि अभी स्थिति साफ नहीं है और स्थिति में रोज नया घटनाक्रम भी जो है वो जुड़ता हुआ देखा जा रहा है। राजस्थानी
राजनीति को लेकर बढ़ते हैं दूसरे संवाद की तरफ, दूसरे खबर की तरफ कि लालू यादव बोले हैं ना मैं झुका हूं ना ही मैं कभी झुकूंगा। अगर ऐसा करता तो जेल नहीं जाना पड़ता। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का ये बयान जो है इस समय जमकर वायरल भी हो रहा है और इस बयान के क्या क्या मायने हैं इसी को लेकर हम जुड़ेंगे हमारी साथी सहयोगी वैष्णवी से। वैष्णवी, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस बयान को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से मैं कायम हूँ और कई पार्टियों ने भाजपा के साथ मतलब उसके विपक्ष में मैं हमेशा से रहा हूँ और अगर मैं पहले ही घुटने अपने टेक लेता तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। तो यही सबसे बड़ी बात जो है वो निकल कर आई है और भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ऐसा उन्होंने कहा। अगर मैं झुक जाता तो फिर इतने दिनों से जो मैं जेल में था वो मुझे नहीं रहना पड़ता। तो ये सब बातें जो है वो सामने निकल कर आई लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो वैष्णवी, जिस तरीके से कहा है कि उनका बयान इस समय है काफी कुछ सुर्खियां बटोर रहा है और उनका बयान काफी लंबे अंतराल के बाद जो है इस बार निकलकर सामने आया है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अस्वस्थ थे और उनकी कमान जो है इस समय तेजस्वी यादव के हाथ में है और पूरी तरीके से बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम बदलता हुआ हमने देखा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वो सरकार जो है इस समय बिहार को देख रही है, संभाल रही है और जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर भी जो है सड़कों पर भी देखी जा रही है। तो क्या कुछ बयान के अर्थ निकलकर सामने आ रहे, इसी मुद्दे पर जोड़ेंगे फिर से हम अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी को। सर, जिस तरीके से लालू यादव की वापसी कह सकते हैं इस बयान के द्वारा, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद वो जो थे राजनीतिक क्षेत्र से गायब थे और इसके बाद इनका बयान ये आया, उन्होंने कहा कि मैं ना झुका हूं ना कभी झुकूंगा और बीजेपी से तो मैं डरता ही नहीं हूं। अब लंबे अरसे के बाद इनका बयान इसलिए आया है शोभित भाई, क्योंकि अब वो तो इलाज करवा रहे थे अपना, काफ़ी शारीरिक रूप से वो बीमारी से पीड़ित थे और अभी हम जो दृश्य दिखा रहे हैं उनके, आप देखो कि पहले के लालू प्रसाद यादव में और अभी जो लालू प्रसाद यादव हम देख रहे हैं उनकी जो शारीरिक स्थिति, उनके चेहरे पर जो आप देखिए, जो पहले तेज़ हुआ करता था, जो उनका चेहरा चमकता था ना, आपको याद होगा, है ना, चमकता हुआ चेहरा रखते थे एकदम, और दोनों कानों में बाल उधर जो है एंटीना की तरह लगे रहते थे, है ना, गोल मोटोल आदमी हुआ करता था एकदम। अब देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये क्योंकि गंभीर रूप से वो बीमार चल रहे थे और मुश्किल से कहा जाता है कि वो बचे हैं, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि एक हो सकता था, संभावना थी कि वो शायद उनका देहांत हो जाता, तो उसमें से वो बाहर निकल के आए हैं। अब जब बाहर निकल के आए हैं और बोलने की स्थिति में हुए हैं, तब जाके उनका बयान आया कि फिर मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं अगर डरता होता तो मैं जेल नहीं जाता। अब बात देखिए कुछ हद तक तो सही है उनकी, और कह रहे हैं कि भाजपा एकमात्र हमारा दुश्मन है। आप देखिए लालू जी की राजनीति जो है उनके दो पहलू हैं। एक पहलू है वो जो लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, जो मजाकिया स्वभाव का, वो अपनी शैली में जिस तरह से वो बात करते हैं और उस पर फिर लोग हंसते हैं। तो लोग, एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जो लालू जी को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि उनको लगता है कि लालू जी से बड़ा कोई कॉमेडियन पॉलिटिशियन है नहीं, है ना। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो भी लालू जी की इतनी मिमिक्री करते हैं। अभी जो राजू श्रीवास्तव जी का जो निधन हो गया, वो बहुत प्रख्यात हुए थे लालू जी की मिमिक्री करने के लिए, और कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने लालू जी के सामने बैठ के वो बैठे हुए थे और उनकी मिमिक्री की थी। पर लालू प्रसाद यादव का एक बहुत बड़ा हमको जो प्लस पॉइंट लगता है वो ये है कि वो राजू श्रीवास्तव कर रहे थे मिमिक्री, पूछ के की थी उन्होंने, एक माध्यम का एक कार्यक्रम था, उसमें सब इकट्ठा हुए थे। तो कहा लालू जी ने कहा कि सुना आप हमारी बहुत मिमिक्री करते हैं। बोले सर करते तो है पर आपके सामने नहीं करेंगे। बोले नहीं हमारे सामने कीजिए। तो ये भी जो है ना, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिसमें ये गुर्दा होता है कि अपने ही सामने कोई अपनी अगर मजाक उड़ाए तो उसको हंसते हंसते सहन कर ले। तो लालू प्रसाद यादव के जो बहुत सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें से दो, पहला मैं कह रहा था कि एक तो ये छवि उनकी है जो मनोरंजन करवाती है लोगों का, है वो देती है, ठीक। दूसरी छवि जो है वो ये है कि वो एक इतने सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। ये चेहरा, वो तबेले में बैठना, वहाँ बैठ के इंटरव्यू देना गाय भैंस के बीच में, वो मतलब मैं ये कहता हूँ कि इमेज बिल्डिंग का सबसे, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पहले अगर शुरुआत की तो वो नेता लालू प्रसाद यादव थे, बाकी सब बाद में आए।
उसने अब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो काफ़ी डबल ग्रेजुएट आदमी है भाई, वो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्योंकि उस समाज से आते हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई कम है, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य से आते हैं जहाँ अगर आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं तो फिर आप पब्लिक के साथ जुड़ नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी छवि ऐसे बना के रखी कि वही गांव का एक बिल्कुल जो है वो गंवार सा आदमी या बिल्कुल जो देसी आदमी होता है, जो सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल नहीं है, वैसी अपनी छवि उन्होंने जो है अपने आप क्रिएट की। वही शैली में, मुझे लगता है वो शायद भोजपुरी बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो शायद या वहीं की कुछ क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में ही बात करना, इंटरव्यू भी उसी में देना। तो ये उन्होंने ये जो है अपने बेस को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ, जो उन्होंने आज भी पकड़ के रखा हुआ है, आप समझ रहे, उसमें उन्होंने कहीं जो है परिवर्तन नहीं किया। जब वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे तब उनके संसद में आप भाषण सुनिए, है ना, उसमें आपको मनोरंजन तो मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही है जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो एक अच्छे शासक रहे हैं, पर शासक अच्छे कहाँ रहे पता है आपको, उनकी गलती ये है, जो दूसरा पहलू है, वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे शासक नहीं रहे हैं, लेकिन जब केंद्र में आए तो वहाँ काम करने की छूट इसलिए थी कि बिहार में रहते हुए उनको मजबूरन कैसे भी करके जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता था। जैसे जिस समाज से आते हैं तो उस समाज का भी उनको ध्यान रखना पड़ता था, जो माइनॉरिटीज है उनको भी, क्योंकि वहीं से तो उनको वोट मिलते थे। तो सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने जो है वो जातिगत तुष्टीकरण वहाँ पे उनको मजबूरन करना पड़ा। पर जब वो सेंटर में मिनिस्टर जब भी बने, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको अगर ये अगर तकलीफ नहीं होती उनको, या उन्होंने अगर ये पाल नहीं ली होती ये तकलीफ को कि मुझे अगर सबको खुश करूँगा तभी मैं सीएम बनूंगा, और अगर अपनी खुद की एक राजनीति और डेवलप करते जो बैलेंस्ड होती, तो मुझे लगता है कि जो ये घोटालों का आरोप या कहते हैं ना कि गुंडा राज का आरोप इन पर जो लग रहा है, आज भी लग रहा है, वो शायद नहीं लगता। अब केंद्र में जिस तरह से काम जब भी किया उसी तरह का काम अगर वहाँ करने की कोशिश करते तो मुझे लगता है कि उनके प्रशंसा में कुछ और शब्द लोग कहते और अलग तरह से उनको देखा जाता। पर एक चीज़ है, वो निडर रहे हमेशा, यूथ पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं, और उनकी छवि रही है कि बिल्कुल वो जो करते खुल के कहते भी हैं, करते भी हैं। तो वो आज भी देखने को मिल रहा है। आज इतने सालों के बाद, उम्र तो काफ़ी उनकी होगी, लेकिन इतनी लंबी बीमारी के बाद भी वो बाहर निकल के वो कह रहे हैं कि मैं ना डरता हूँ, मैं कभी डरूंगा भी नहीं, और नहीं डरता था इसलिए जेल गया था। बात सही है, जो लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अब जानते हैं कि मायावती पर कभी भी गाज गिर सकती थी, लेकिन मायावती बाहर है, मायावती जेल के अंदर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के चलते या डर के चलते सरेंडर होकर बैठे हुए। यादव का भी नाम लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक बिल्कुल कह सकते हैं। मैं पूरी तरह से इस श्रेणी में नहीं रखता हूं, लेकिन कुछ हद तक तो मुझे लगता है कि है। लेकिन देखिए, तो फिर तो अखिलेश यादव भी तो होने चाहिए थे। आजम खान इसलिए तो कह रहे हैं ना, अब कल का पूरा वाकया, इस पर हम थोड़ी चर्चा हमसे हो नहीं पा रही है, वो भी बड़ी घटना है। उनकी लाइब्रेरी में जो पुस्तक किताबें जो मिली हैं, पर वो भी तो जेल में रहे हैं ना इतने समय से। तो वो जो लोग ये समझते थे कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम सामना कर लेंगे, हम अपने आइडियोलॉजी पे खड़े रहेंगे, तो उन लोगों को जेल देखनी पड़ी है, लालू जी को भी देखनी पड़ी है। पर मुझे लगता है कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो अगर और आगे जाके और सुधरा अगर, तो मुझे लगता है कि शरद पवार जो कोशिश कर रहे हैं ना सबको जोड़ने की, नीतीश जी लगे हुए हैं ऑफिस में, लालू की अगर तबीयत ठीक रही, स्वास्थ्य ठीक रहा, तो मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा ग्लूइंग फैक्टर बन सकते हैं विपक्षों को जोड़ने में, क्योंकि वो एक उनकी वो एक सर्वस्वीकृति है हर जगह पे। विपक्षों में हर लोग जो है, सबको जो है उनको एक रिस्पेक्ट से देखता है, ममता जी भी देखती हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो लालू प्रसाद जी का रोल जो है वो 2024 के इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और ये इनका अंदाज है, ये ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही निकल के सीधा उन्होंने बता दिया कि मैं बीमार हुआ था, कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, ये उन्होंने दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी तौर से कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव का अपना एक अलग अंदाज है, और अपने अंदाज की वजह से ही वो जान पहचान रखते हैं समाज के हर वर्ग में।
तो उनको लेकर उन्होंने सीधा बयान दिया कि ना मैं झुका हूं ना मैं झुकूंगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, और वो खबर राजस्थान से ही है। लंपी पर बीजेपी का हल्ला बोल अभी आपने 2 दिन पहले देखा, और विधानसभा घेरने जा रहे पार्टी कार्यकर्ता से पुलिस कर्मी भिड़े। इस खबर को 2 दिन बाद इस वजह से हम उठा रहे हैं क्योंकि इस खबर के 2 पहलू हैं। एक तो लंपी वायरस जो समय चरम पर चल रहा है, हर राज्य में जो पशु हैं वो इसकी चपेट में है, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, बीजेपी जो है राजस्थान में इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि बीजेपी के मुद्दे को हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल में भी देखा था, जिस तरह से नवन्ना मार्च हुआ था और उस दौरान हिंसक जो है झड़पें पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की देखने को मिली थी। तो अपने आप में वो भी एक पहलू अलग है, और इसी मुद्दे पर हम थोड़ा सा अपडेट लेंगे। हमारी साथी सहयोगी हैं मानसी, क्या कुछ अपडेट है राजस्थान की राजनीति को लेकर, और लंपी वायरस के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया हुआ है कि वह जाके राजस्थान में जाके वो लंपी वायरस का मुद्दा उठाएंगे और वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है उन्हें घेरेंगे। इसके लिए उन्होंने सोमवार को भी बैठक की थी और कल उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज वो वहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वो लगातार लंपी वायरस का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर बीजेपी लगातार जो है लंपी वायरस का मुद्दा उठा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस समय जो गाय हैं लंपी वायरस से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं और वो लगातार उनकी मौतें हो रही हैं। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी ये मुद्दा उठाकर वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है कि अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो जिस तरीके से मानसी ने बताया कि अशोक सरकार को घेरने की भी पूरी तरीके से कोशिश जो है वो जारी है, तो इस मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जय शर्मा जी से ही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लंपी वायरस एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी चीज राजस्थान में जो राजनीति है वो भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं का पुलिस से झड़प की खबरें किसी से छुपी नहीं, उसको भी देखा, और राजस्थान में भी झड़पों की खबर जो है सामने आई। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के सहारे कांग्रेस को घेर पाएगी? सबसे पहले शोभित बता देता हूं कि अभी कैसा है कि माहौल जो बना है बीजेपी, कांग्रेस और आप त्रिकोण हो गया है अभी। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी मानसी ने भी बताया कि अगर राजनीतिक एक कोई मुद्दा होता है उसको एक राजनीति दल उसको एक पकड़ के अपने जितने भी कॉम्पिटिटर उसके ऊपर हाथ सफाई करता है, तो सेम यही चीज हुई है। जैसे हमने पश्चिम बंगाल की बात की, राजस्थान की भी बात करते हैं, अभी गुजरात में भी ये सब स्थितियां आ रही है। सब्जेक्ट सबके अलग अलग है, पर राजस्थान में लंपी की बात जो अगर मैं करना चाहूँ शोभित, तो राजस्थान में लंपी वायरस अब बहुत ही बड़ा विकराल स्वरूप ले चुका है। हमने एक वीडियो भी देखा हुआ है, शायद सब लोगों अपने दर्शक मित्रों ने भी एक वीडियो देखा होगा जो एरियल व्यू में आता है, जहाँ पे मृत देह है जो गायों के और जो गोवंश के, वो देखे हुए एक वीडियो भी सामने आया। वो हम दिखा नहीं सकते पर ऐसा वीडियो है, और वही एक मुद्दा बना है। और जिस तरीके से अभी सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर सकते, पर राजस्थान के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश सफेद कुछ राज्यों में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा है। और एक्सपर्ट भी ऐसा कह रहे हैं कि लंपी एक वायरस डिसीज है जो संक्रमित पशुओं से अन्य पशुओं में भी फैल रहा है। जिस तरीके से शोभित हमने कोरोना का जो कोरोना काल था जो हमने फेस किया, वही सेम ऐसा फेस कुछ अभी पशुओं में दिखाई दे रहा है, वो भी ये लंपी वायरस को लेकर। इस बीच राज्य सरकार ने स्थिति की प्रभावित निगरानी के लिए कलेक्टर से लेकर बहुत सारी टीम बनाई। कलेक्टरों की अध्यक्षता में भी जिले और जिलों में 4-4 सदस्य की याचिका बैठक बनाई, समिति बनाई और बीमार पशुओं का समयसर इलाज भी किया। पर यह बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए भी प्रयास कर रही है सरकार, और साथ साथ में गौशाला और पशु घरों की भी नियमित रूप से सफाई कर रहा है। बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो वहां के डॉक्टरों ने बताई, वो सब कर रहे हैं। पर अभी जिस तरीके से अपने कोविड के चलते जिस तरीके से वायरस आया था और उसके ऊपर जो हमारे ऊपर हावी हो चुका था, और उसके ऊपर हमें कंप्लीट करने के लिए, कोविड से छुटकारा लेने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, उसी तरह से ये लंपी में भी लग रहा है। और आगे बात करें तो नगरीय स्वायत्त एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी पशुपालकों तथा जनता में इस रोग के प्रति व्यापक भ्रामित को दूर करने के लिए भी आवश्यक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जिस तरीके से जिला कोषाध्यक्ष है, कार्यपालन अधिकारी है, और वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, स्थानिक बाड़ों में जा रहे हैं, पशुपालकों से मिल रहे हैं और उनको ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लंपी है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर लंपी ग्रस्त है अगर आपकी कोई भी पशुधन, तो उसको हम किस तरीके से उनके लिए भी क्वारंटाइन, जिस तरीके से हमारे लिए कोविड के अंदर क्वारंटाइन रूम और वो क्वारंटाइन जोन बना रहे थे, ऐसा वहां पे भी बन रहा है। यानी बहुत सारा काम तो चल रहा है, पर अभी राज्य में लंपी वायरस से मवेशियों की मौत के अंदर विरोध में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में भी विरोध किया और वहां पे भी प्रदर्शन में थोड़ी सी तंगदिली माहौल देखने मिली। लंपी, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दे को लेकर अभी विधानसभा घेरने के लिए भी कार्यकर्ताओं पुलिस से भी भिड़ गए थे, ये भी खबर है। और जयपुर के सहकार मार्ग पर भी ये कुछ बैरिकेड भी तोड़ने की और वो सब घटनाएं बनी थी। और तो ये सब पूरा जो माहौल वो शोभित बता दूं कि बीजेपी अभी लंपी वायरस का मुद्दा उठाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर रही है। और ये विरोध की तैयारी सोमवार को ही कर ली गई थी और सोमवार को बीजेपी ने एक बैठक भी की थी जिसमें यह तय भी किया गया था कि जयपुर सहित आसपास के जितने भी कार्यकर्ता हुए उन सब ने मिलकर एक पार्टी नेता विधानसभा की तरफ भी कुछ कर रहे थे। और ये पूरा घटना हमने देखा है कि वहां पे मुठभेड़ हुई और सामने कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, जिस तरीके से मैं बोलना चाहूंगा शोभित के जैसे आप यहाँ पे गुजरात में आ रही है, वो भी एजुकेशन को लेके बहुत सारे मुद्दे को लेके बीजेपी को घेर रही है, उसी तरह बीजेपी भी वहां पे कांग्रेस को घेर रही है। अभी ये पूरा जो मामला है ये लंपी वायरस का, उसके बहुत ही अगर हम देखने जाए तो कल परसों या 2 दिन पहले सतीश पुनिया ने भी श्राद्ध पक्ष चलता रहा था और 2023 में कांग्रेस पार्टी का परमानेंट श्राद्ध हो जाएगा, ऐसा भी कुछ सामने आया था। फिर उन्होंने राहुल गांधी के तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित का भी गाना भी गाया था 1 2 3 वाला, लेकिन आज तक कर्ज माफी नहीं हुई है। बहुत सारे मामले हैं और जैसा कि जिस तरीके से इलेक्शन आते हैं, जिस तरीके से राजनीति गर्म होती है, कोई मुद्दा होना चाहिए तो ये मुद्दा अभी लंपी वायरस बना है राजस्थान के अंदर। और अटैकिंग मोड पे है भाजपा और निशाने पर सरकार राजस्थान। भाजपा इन दिनों एक रणनीति पर काम करते हुए गौवंश सहित अन्य पशुधन के लंपी वायरस से मौतों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने पर काम कर रही है। और अब भाजपा विधायक दल जहां विधानसभा सत्र के दौरान ही सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा और वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन सदन ने भी बाहर यानी ये सड़क पर आने के कार्यकर्ताओं की फौज को भी उतारकर दबाव बनाने में लगे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुद्दे को भुनाने के लिए पार्टी किस आक्रामक रूप से काम कर रही है। और अभी राजस्थान में लंपी वायरस से मौतों पर सियासी भी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच केंद्र में भी मोदी सरकार की हरकत में भी आती दिखाई दे रही है। शोभित लंपी वायरस की बात की जाए तो गुजरात में भी उसकी इफेक्ट हुई थी, मध्य प्रदेश में भी हुई, राजस्थान में भी हुई, बहुत सारी जगह पे हुई, पर राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन की मृत्यु की खबरें आई है। इसके लिए बीजेपी ने इसको भी मुद्दा बनाया। और अभी डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान प्रदेश दौरे पर थे और जानकारी के अनुसार ऐसा भी मिल रहा है कि राज्य मंत्री बाल्यान यहाँ 2 दिन तक कैंप भी किया और वे वहां पे लंपी वायरस के गौवंशों का अन्य पशुधन की मृत्यु से बिगड़ते हालतों का भी उन्होंने वहां पे एक दौरा किया था। यानी देखने जाए तो ये जो मुद्दा है ये लंपी वायरस का, तो उसकी पूरी में अगर शोभित बताना चाहूं तो लंपी वायरस पशु और पशुधन को ध्यान देने के बदले इन्होंने एक सियासी खेल बना दिया है और भाजपा कांग्रेस के ऊपर ये हमला कर रही है। और उसी तरीके से आप है जो एजुकेशन और फ्री की बिजली और वो सब मुद्दे लेके गुजरात के अंदर बीजेपी को घेर रही है। तो ये पूरा सियासी मामला बन चुका है। और कांग्रेस भी अभी आप देखने जाए तो शोभित अभी थोड़ा पॉलिटिकल बात कर ले तो कांग्रेस भी अभी देखे कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव मोड पे आ गए सामने, बीजेपी भी अभी राजस्थान के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस अभी पूरा ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो बीजेपी को घेरेगी। और इस बार बीजेपी के सामने एक ही विपक्ष था पहले जो था कांग्रेस, पर अभी देखने जाए तो शोभित अब बीजेपी के सामने 2 पक्ष आ चुके हैं, एक आप भी आ चुकी है और कांग्रेस भी आ चुकी है। तो इस बार के जो इलेक्शन और सियासी है वो त्रिकोणीय होगी और इसमें बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, वो भी देखना पड़ेगा। और राजस्थान भाजपा की ओर से बयान जारी कर गहलोत सरकार की इस कार्यशैली पर भी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पार्टी और उसके नेताओं का कहना है कि अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में लंपी वायरस की सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। अगर थोड़े आंकड़ों की बात की जाए शोभित तो 12 लाख से अधिक गौवंश इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं और 60,000 से अधिक गौवंश की इस महामारी से मृत्यु भी हो चुकी है। ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। अगर देखने जाए तो शोभित 60,000 से ज्यादा गौवंश
ये महामारी के बीच में मृत्यु हो चुकी है और उससे ही 2 गुना गोवंश अभी उसके चपेट में है। ये आंकड़े शोभित आज से 4 या 5 दिन पुराने, यानी इसमें अभी कुछ अपडेट नहीं आया है, वो भी अपडेट भी बताएंगे। पर गोवंश में इस कदर मृत्यु होने के बावजूद गहलोत सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और हमेशा की तरह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जिम्मेदारी से बच रहे हैं और पूरा समय गांधी परिवार के यशागान में समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा भी वहां पे लोग में एक लोक चर्चा भी हो रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यह भी कहा दिया है कि लंपी स्किन रोग को गौवंश की जान बचाने के लिए राज्य सरकार को हर संभव प्रयास भी करना चाहिए और रोग पर प्रभावित नियंत्रण के लिए सभी जिलों में आवश्यक संसाधन भी मुहैया करना चाहिए। वो भी मुहैया हुए हैं, अभी कई जगहों पर मांग भी संतोषाई जा रही है। और गहलोत ने विधानसभा के सभी सदस्यों के भी आग्रह भी किया था कि वे राजनीतिक विचारधारा से हटकर गौवंश को बचाने के लिए आगे आए। सभी मिलकर और केंद्र सरकार से इस रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि रोग पर जल्द से जल्द नियंत्रण लाया जा सके। शोभित, ये लंपी वायरस, पॉलिटिकल और ये पूरे 3 का ये मैं अभी रुख जोड़ के बताना चाहता हूं। जी शोभित। देखिए, एक बात निकलकर सामने आ रही है जय शर्मा जी की, लंपी वायरस मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है और इसके बाद कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर अभी हाल में ही लंपी वायरस पे आपने विस्तार से बात रखी, इस मुद्दे पर भी दर्शकों को हमने बताया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ चल रहा है उसमें कुछ राज्य जो है उसके दिल्ली से निकटवर्ती ही राज्य उनको कहेंगे, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आगामी गुजरात में चुनाव है तो हालांकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की अगर हम बात करें तो इतनी मजबूत नहीं है और जिसको लेकर, और पश्चिम बंगाल भी उससे छूता नहीं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी काफी कुछ करिश्मा नहीं कर पाई है। तो कमियां कहां रह जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों को लेकर, जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस कायम है और कायम का मतलब है कि कांग्रेस का एक छत्र राज्य जो है वो इन राज्यों में चल रहा है। जी सुमित, इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप यूपी को देख लीजिए, फिर राजस्थान को देख लीजिए, तो राजस्थान में भी एक ऐसा था कि एक बार बीजेपी की टर्म, एक बार कांग्रेस की टर्म, वहाँ पे भी ऐसा है कि 5-5 साल पे टर्म्स चेंज होती रहती है। पर बीजेपी का जो रुख अभी इस ये लाइव टाइम पे देखने जाए तो उन्होंने अभी कमर कस ली है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के अंदर से ही उनको इसकी बैकग्राउंडशिप मिल रही है, क्योंकि गुजरात जो हब माना जाता है वहां पे भी अब बीजेपी को कुछ ना कुछ खरोंचे पहुंच रही है, कई कई मुद्दों पे लोग सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है विपक्षों में। सुमित, मैं इतना भी ज्यादा बताना चाहता हूं कि जब जब बीजेपी की रैलियां होती थी, रोड शो होते थे, उनके कैंपेनिंग होते थे तो लोग जुड़ते थे और वो ही उतनी ही भीड़ को लेकर अभी गुजरात में भी ऐसी स्थिति है कि आप और कांग्रेस में भी लोग जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से राजस्थान में भी आप देखिए कि जो 2-3 दिन से ये गौवंश को लेके भी जिस तरीके से बीजेपी ने रुख किया, उसी तरह से जब कांग्रेस ने भी रुख किया तो वहां पे भी अभी कांग्रेस के बल प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं। और साथ साथ में अगर देखने जाए तो पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से जितना रैलियां हुई थी और जिस तरीके से बड़े बड़े रोड शो हुए थे उसके मुताबिक बहुत कम बीजेपी ने वहां पे रुख साधा था। पर इस बार को लेके कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस बार सब जगह पे देखने जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन दिख रही है। पर इतना भी मैं कहना चाहता हूं शोभित के, हमेशा जिस तरीके मैंने आगे भी बात की थी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा या आपकी ये तरीके से बहुत सारे कैंपेनिंग चल रहे, पैटर्न्स चल रहे, पर बीजेपी एंड मूवमेंट पे ऐसा कुछ लाएगी कि जिसके सामने ये सबकी जो रोशनी है वो कुछ ढलती हुई नजर आएगी और वापस से बीजेपी का जो रुख है वो वापस से शुरुआत होगी। पर इस बार जो इलेक्शन आ रहे हैं और जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इतना मैं बता सकता हूं कि बीजेपी को कहीं ना कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। जो सीट का वो दावा करते हैं कि इतने ही सीट आएगी, वो सीट में बहुत सारे आंकड़े फेरबदल हो सकते हैं। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी आपका। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ और उस खबर की हम बात करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा ऐलान है और वो ये है कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे, चाहे मंजूरी मिले या ना मिले। तो अपने आप में ये बड़ा बयान है और लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि शिवसेना की जब से स्थापना हुई है तब से दशहरा रैली जो है वो यहाँ पर आयोजित करती है, शिवसेना की तरफ से की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों का जो अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो हम बात करना चाहेंगे कि शिंदे गुट जो है वो अलग दावा कर रहा है कि हम असली शिवसेना है और उद्धव गुट जो कह सकते हैं कि जो अपनी
परिवार की विरासत को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, उनकी तरफ से भी कह सकते हैं कि ये दावा किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी कर लें। हालांकि मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, तो हम कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात ये होगी। सुनवाई आज जारी है और सुनवाई आज कुछ ही देर में इसका भी नतीजा भी सामने आएगा, तब दर्शकों के सामने रखेंगे कि क्या कुछ इस फैसले को होता हुआ भी दिख रहा है। तो बात हम यही करना चाहेंगे और इस खबर पर सीधे जोड़ेंगे हम जिगर पांड्या जी को। जिगर पांड्या जी, आपसे ही अगर जानना चाहेंगे तो फिर जिस तरीके से अगर जिगर जी से ही जानेंगे, अभी कुछ ही देर बाद हमसे जुड़ेंगे कि मुंबई के शिवाजी पार्क को लेकर जो है राजनीतिक उठापटक है वो दोनों पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। नाम को लेकर जो है काफी जो है खींचातान देखी गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली पर इस बार संकट के बादल जो है वो मंडराते हुए भी कहेंगे दिख रहा है। उद्धव गुट के लोगों ने रैली के लिए अगस्त में ही बीएमसी से अनुमति मांगी थी, बीएमसी की ओर से जवाब नहीं मिला और इस पर उद्धव गुट ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर आज सितंबर को सुनवाई होगी और इस मुद्दे पर सीधे चलेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के पास में। उद्धव गुट की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अगर अनुमति मिले या ना मिले हमें इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हम दशहरा रैली वहीं पर करेंगे जहां पर हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? जी, बात तो सही है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली जो है वो समझो कि शिवसेना की एक पारंपरिक एक सम्मेलन कहा जा सके, या उनका एक जब से बाला साहेब ठाकरे थे और उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी दशहरा की रैली की, और तब से लेके शिवाजी पार्क में ये जो रैली है वो मनाई जाती है। बहुत सारे शिव सैनिक समझो कि मुंबई के तो वहीं पे आते ही है, लेकिन महाराष्ट्र भर से शिव सैनिक वहीं पे पहुंचते हैं। और जो शिवसेना के जो अध्यक्ष रहते हैं उस टाइम पे बाला साहेब ठाकरे थे, तो वो संबोधित करते थे और कुछ ना कुछ मुद्दे पे वो जरूर से बात करते थे और शिव सैनिकों को जो सूचना देनी थी वो वहीं से वो देते थे। बाला साहेब ठाकरे का देहांत हुए करीबन 10 साल हो चुके हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली है तब से वो भी यही परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और शिवाजी पार्क में ये दशहरा की जो रैली रहती है वो हर बार वही संबोधित करते हैं। ठाकरे परिवार वहीं पे मौजूद रहता है, शिव सैनिक बड़े उत्साह से वहीं पे पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कुछ बदलाव आता हुआ नजर में आ रहा है, क्योंकि शिवसेना 2 गुटों में अलग अलग हो चुकी है। एक गुट है उद्धव ठाकरे वाला और दूसरा गुट है जो शिंदे, जो फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है सीएम बने हुए हैं भाजपा के सपोर्ट से। अब बात वो है कि दशहरा रैली के आयोजन को लेकर उद्धव गुट और एकनाथ गुट वाली शिवसेना में टकरार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शिवसेना दोनों गुटों ने मुंबई नगर निगम में शिवाजी पार्क के लिए अनुमति मांगी है। अब जब शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को आयोजन को लेकर दोनों गुट ने वहाँ पे जो एक एप्लीकेशन जो देनी रहती है वो दी है, तब अब बीएमसी क्या फैसला करेगा वो तो आगे की बात है। लेकिन मुंबई नगर निगम ने अपनी मंजूरी उनको दी या नहीं दी, लेकिन एक बात कंफर्म है कि सीएम जब एकनाथ शिंदे बने हुए हैं और उनका शासन अभी चल रहा है और मुंबई में दबदबा भी है, थाने में भी उनका दबदबा है, तो उद्धव ठाकरे को ये दहशत आ चुकी है कि हमको मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो हाई कोर्ट चले गए हैं। अब देखो मजे की बात वो है कि शिवाजी पार्क में जब दशहरा रैली शिवसेना करती थी तब मैंने जब जैसे बताया कि परंपरा के तौर पर बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी और अब फिलहाल तो उद्धव ठाकरे वहीं पे जाते हैं। अब शिवसेना के चिन्ह के लिए भी कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है। जो चुनाव आयोग है वो किसको वो धनुष बाण देती है वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब ये पूरी एक अस्तित्व की लड़ाई है। अगर शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली मतलब कि उद्धव गुट की जो पारंपरिक रैली है वो नहीं हुई और ठाकरे परिवार या वहीं पे मौजूद नहीं रहा, तो ऐसा माना जाएगा कि ठाकरे परिवार ने अब मतलब जो एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना जो बोली जाती है उसके कदमों में मतलब पीछे हट चुकी है, वो एक मैसेज जाएगा। तो उनका जो एक
शोभित समझो कि महाराष्ट्र के राजनीति या राजनीति गलियारों में जो एक बात की जाती है कि उद्धव गुट असली शिवसेना है कि नहीं, या कौन है शिवसैनिक कौन, तो दो गुट में फिलहाल देखो अभी एक बार मैं बीच में भी बता दूंगा कि जो गांव और ग्राम पंचायत के चुनाव वहीं पे हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव जो हुए हैं उसमें भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो दावा है कि हम 65% के आसपास हमारे जो सरपंच है वो चुनाव जीत के आए हुए हैं, तो ये शिवसेना और उसके अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि शिवसेना दो गुटों में बिट तो चुकी है, लेकिन अब क्या एकनाथ शिंदे का नेतृत्व का एक दबदबा है वो आगे बढ़ रहा है कि वहीं पे है, और उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है उनमें बाकी शिवसैनिक है वो किस तरीके से देखते हैं। तो ये सब बात में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य जो है उन्होंने जो एक बार शिंदे के ऊपर, जब से शिंदे सरकार आई है और वो जो बगावत के सूर जब से हुए थे तब से लेके आज तक उनको शाब्दिक बाण छोड़ने में कहीं पे छोड़ा नहीं है। कल देखो एक कार्यक्रम में जब उद्धव ठाकरे थे थाने के कोई कार्यक्रम में, तब एकनाथ शिंदे पर ऐसा शाब्दिक बाण छोड़ा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में मुजरा करने के लिए बार बार जाते हैं, वैसे कल भी गए हुए हैं। अब देखो ये जो एक शाब्दिक बाण है एक दूसरे के ऊपर छोड़ने के वो जारी है, इसके बीच में शिवसेना की जो शिवाजी पार्क वाली जो दशहरा की जो तैयारियां है, रैलियां है, हम तो वहीं पे ही करेंगे, वो बयान भी आ चुका है। और दोनों शिवसैनिक मतलब जो एकनाथ शिंदे वाले गुट के शिवसैनिक हो या उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसैनिक हो, दोनों घर्षण में तो आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि दोनों के अस्तित्व का सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि दोनों ही अस्तित्व में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा अगर हम पुरानी पार्टी की बात करें तो उससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि वो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना दल है उसकी जो मेजबानी करते हैं वो निश्चित ही तौर पर पिछली और पुरानी पार्टी है। लेकिन एक बात निकलकर ये सामने आ रही कि जिस तरीके से एमवीए सरकार का गठबंधन था उद्धव शिवसेना से और उसको लेकर सत्ता चला रही थी, तो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाने का काम किया और जिस तरीके से पूरी बिसात बिछी हुई थी, यानी कि जो आगामी साल जितना भी कार्यकाल बचा हुआ था उसको लेकर जो उद्धव सरकार और एमवीए के बीच में जो गठबंधन की सरकार जो चल रही थी वो जिस तरीके से कार्य शैली को अपनाते हुए महाराष्ट्र के विकास को लेकर लगातार आगे बढ़ रही थी, निश्चित ही तौर पर एक कड़ा प्रहार भी देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ आपने सरकार तो मतलब जो करंट सरकार है भारतीय जनता पार्टी उसमें तो शामिल हो गई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया कि शिवसेना गुट में सेंध लगा दी। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है और इसी मुद्दे पर भी आपसे हम राय जानना चाहेंगे कि सेंध लगा दी है और सेंध लगाने का नतीजा ये निकल रहा है कि विकास की बात तो दूर हो गई, पार्टी को संभालने की, पार्टी के अस्तित्व के नाम की लड़ाई जो है अब वो प्रमुखता से देखी जा रही है। हालांकि इसमें एक दल का नाम भी लेंगे, दल छोटा सा है, अपना दल की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में इस समय अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में काम कर रहा है। उसमें भी पिता जब दिवंगत हुए उनके, उसके बाद में वो जो नाम को लेकर वर्चस्व की लड़ाई हुई और वो जो है कोर्ट ने उसमें दो नाम का जिक्र किया और दो नाम से वो पार्टियां चल रही, दोनों में आपसी तालमेल की कमी है और उसका खामियाजा भी लगातार एक दल को भुगतना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार जो चल रही थी, उद्धव सरकार जो थी शिवसेना की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया है और अब जो बात हो गई, विकास का मुद्दा एक अलग हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा अलग हो गया, महाराष्ट्र के विकास की बात करें वो अलग हो गया, लेकिन जिस तरीके से उद्धव सरकार अपने ही पार्टी को लेकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मुद्दा तो है शोभित, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, भले नहीं है, समझो कि विकास का मुद्दा यहीं वहीं पे बात नहीं हो रही है, ठीक है नहीं हो रही, लेकिन एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार बोलते हैं, अपनी चुनावी रैली हो या अलग अलग जगह पे उनका संबोधन हो, और वो मुद्दा है परिवारवाद। और परिवारवाद से जो पार्टी चल रही है, क्षेत्रीय पार्टी, उनको कैसे कंट्रोल में या सफाया किया जाए, उनमें सेंध कैसे लगाया जाए, वो तो एक बीजेपी का एक एजेंडा है ही है। आप देखो तेलंगाना में परिवार वाली बात चल रही है, कांग्रेस के लिए परिवार वाली बात बीजेपी कहने में कहीं पे भी पीछे नहीं हटती है। ये पूरे एक मतलब एक एग्जाम्पल है, उसी में शिवसेना भी आती है।
परिवारवाद वाली बात जब आती निकलेगी पार्टी के लिए और छोटे छोटे दलों के लिए, तब शिवसेना की बात भी निकलेगी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, उसके बाद एक ही परिवार का संचालन उसमें रहा है। तो इसी बात पे सेंध लगाते हुए देखो शिवसेना के 2 भाग कर दिए। अब उनकी नज़र जो है वो बिहार में थी, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हो पाए और फिलहाल तो नीतीश कुमार का हाथ ऊपर रहा है और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन वही बात आगे बढ़ के तेलंगाना में दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो साउथ की ओर, जहाँ जहाँ परिवार और परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही है ना, समाजवादी पार्टी के तौर पे क्या बोलते हैं, तो वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है ही है। तो परिवारवाद का जो मुद्दा है पार्टी के लिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सेंध लगाई है। तो उनकी 2 नज़र थी, एक तीर पे 2 निशान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मार दिए है। एक तो है बीएनसी के ऊपर, उनकी जो सालों से मतलब मुंबई के अंदर राज करना है, तो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन जो बोली जाती है वो बीएमसी है, बृहत मुंबई कॉरपोरेशन। तो उसके ऊपर शिवसेना का दबदबा सालों से है। अब वो दबदबा के ऊपर अगर सेंध लगानी है तो सबसे पहले शिवसेना को 2 भाग में बांटा जाए। उसके बाद आने वाले बीएमसी चुनाव में आप देखना भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है। और उसी के कारण चुनौती ठाकरे ने भी दे दी है गृह मंत्री अमित शाह को, और बोला है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने का आह्वान भी दे दिया है पिछले 2 दिन के अंदर, और अगले महीने या उसके बाद निकाय और राज्य विधानसभा चुनाव बीएमसी चुनाव के बाद कराए और हमें हरा कर दिखाए, वो उद्धव ठाकरे ने अभी से बोल दिया है। इस तरफ भाजपा का निशान जो है वो बीएमसी के ऊपर है, नहीं कि शिवसेना। और शिवसेना तो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके 2 भाग कर चुके हैं, उनकी नज़र बीएमसी के चुनाव पे है। जी शोभित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार फिर भी एक भी बात निकलकर सामने आ रही है कि आज जो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा उसके अनुरूप ही तय किया जाएगा कि शिवसेना रैली करती है या शिंदे गुट जो है वो रैली करता है, उद्धव गुट करता है या शिंदे गुट करता है। लगातार इस खबर पर भी हम नजर रखेंगे। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। नमस्कार।